अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों क्वेश्चन को हम अपनी इस आज वाली वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि सॉल्व द इक्वेशंस, मींस कि ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें 3 - 4 अयोटा ए प्लस बी अयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनको इक्विवेलेंट किया गया है 1 + 0 अयोटा के। इस इक्वेशन को लेते हुए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। तो इस इक्वेशन में जो ए और बी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, कह रहा है आपने इन दोनों ए और बी को आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसको यहाँ पे एक मरतबा दोबारा फिर से लिख लेते हैं, जो कि मेरे पास है 3 - 4 अयोटा ए प्लस बी अयोटा, जो कि इक्विवेलेंट है हमारे पास 1 + 0 अयोटा के। तो अगर देखें तो ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन मेरे पास -4 अयोटा इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 3a और यहाँ से मेरे पास आएगा 3b अयोटा। और जब इस 4 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों यहाँ मेरे पास आएगा -4a अयोटा और -4b और मेरे पास एक अयोटा ये और एक अयोटा ये, तो टोटल मेरे पास बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर। और इस 1 + 0 अयोटा को अगेन एज इट इज लिखेंगे, अगेन इस 3a को एज इट इज। और यहाँ अगर देखें तो मेरे पास इन दोनों में अयोटा है, तो लिहाजा इन दोनों में अयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास आएगा 3b - 4a। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास ये अयोटा का स्क्वायर है, तो मुझे पता है जो मेरे पास अयोटा का स्क्वायर होता है ये बेसिकली -1 के इक्विवेलेंट होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे 4b और ये अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्विवेलेंट, और यहाँ पे 1 + 0 अयोटा को अगेन एज इट इज लिखेंगे। देन 3a लगाते हैं, अगेन इस 3b - 4a टाइम अयोटा को अगेन एज इट इज। -4b -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आएगा 4b और यहाँ पे अगेन 1 + 0 अयोटा अगेन एज इट इज। नेक्स्ट अगर देखें तो ये मेरे पास दो ऐसे नंबर है जो मेरे पास रियल नंबर है, मीन्स कि इनके साथ अयोटा नहीं है, तो लिहाजा हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3a + 4b, मीन्स कि ये दो मेरे पास जो नंबर हैं जो सम की फॉर्म है ये मेरे पास रियल पार्ट है। और अगर यहाँ देखें 3b - 4a, इनके बाहर मेरे पास अयोटा है, तो ये मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इक्वल लगा के हम यहाँ पे 1 + 0 अयोटा को अगेन एज इट इज लिखते हैं। तो अब अगर बच्चों देखो तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका रियल पार्ट और यहाँ पे हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट। उसी तरह यहाँ पे भी एक रियल पार्ट और उसी तरह यहाँ भी हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट और दरमियान में इक्वल का साइन। मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक लेफ्ट साइड की तरफ है और एक हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ है। मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इनके रियल पार्ट और इनके इमेजिनरी पार्ट, मीन्स कि ये वाला रियल इस रियल के और ये वाला इमेजिनरी इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, और फिर इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट करके फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो मेरे पास बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से मेरे पास यहाँ पे जो रियल पार्ट आ रहा है वो 3a + 4b आ रहा है। तो इसको मैं इक्वल करूंगा यहाँ के रियल पार्ट के जो मेरे पास है 1 के इक्वलेंट है, और देन मैं यहाँ पे कोमा लगा के देन इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि मेरे पास है 3b - 4a, इसको मैं इक्विवेलेंट करता हूँ यहाँ वाले इमेजिनरी पार्ट के जो कि मेरे पास यहाँ पे 0 है। तो इस तरह मेरे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ ताकि मेरे पास जो a और b की वैल्यू है वो क्लियर हो सके। तो a और b की वैल्यू क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देख के किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ और वहां से या तो a की वैल्यू निकाल लो या आप b की वैल्यू निकाल लो। तो मैं करता हूं यहां से इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करता हूं। तो अब चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हो, आंसर दोनों का सेम रहेगा। तो यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मीन के इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है 3b - 4a दैट इज इक्वल टू द 0। तो यहां सपोज कर लो मैं यहां से b की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो b की वैल्यू अगर निकालने तो यहां पे फिर मैं b को अकेला करता हूं। तो b को अकेला करने के लिए ये मेरे पास -4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा +4a और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मेरे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई जो कि इक्वलेंट है 4 टाइम a/3 के। तो बच्चों ये मेरे पास जो b की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 से निकली है। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 से निकली है तो देन मैं इसको फिर पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अगर आप 2 से निकाल रहे हो तो 1 में पुट करो, अगर 1 से निकाल रहे हो तो आप इसको 2 में पुट करो। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और 1 में मेरे पास ये b आ रहा है, तो इस b की जगह मैं ये वाली वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं 3a + 4b, b आ गया तो b की जगह हम b की वैल्यू रिप्लेस करते हैं जो कि 4a/3 है।
अगेन 3a एज इट इज, ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 16a आवर 3 और इज इक्वल टू 1। अब इस 3a के नीचे कुछ भी नहीं है तो लिहाजा मेरे पास डिनोमिनेटर के नीचे 1 होगा, तो ये 1 और ये 3 इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। इस एलसीएम को लिखूंगा, फर्स्ट टर्म के नीचे वाला डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। इस 3 को जो ऊपर है जो टर्म है 3 इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 9a। तो यहाँ लिखते हैं तो मेरे पास ऊपर आ रहा है 9a। अगेन एलसीएम लिखता हूँ, सेकंड टर्म से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1 आता है। इस 1 को हम ऊपर वाली वैल्यू 16a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 16a और इस 1 को अगेन हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए मेरे पास ये 9 टाइम a, मेरे पास ये प्लस 16 टाइम a, डेट इज इक्वल टू द 25 टाइम a आवर 3 इज इक्वल टू 1। अब अगर देखें तो मेरे पास ये जो 3 है नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मेरे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 आवर 25, जो कि बिल्कुल मेरे पास क्लियर हो चुकी है। अब मुझे ज़रा b की वैल्यू क्लियर करनी है, क्यों? क्योंकि b में मेरे पास जो आंसर आया था उसमें ऑलरेडी a इन्वॉल्व था, तो मुझे b की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें a इन्वॉल्व ना हो। तो a को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये बड़ी a की वैल्यू को पुट करूँगा इक्वेशन नंबर b में, तो इस तरह मेरे पास b की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पहले जो a की वैल्यू 3 आवर 25 आ रही है, इसके नीचे हम लिखते हैं कि हम इसको पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर b में। मीन के जो मेरे पास b वाली इक्वेशन है जो कि मेरे पास ये है, इसमें हम इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं b इज इक्वल टू 4 आवर 3, साथ में a आ रहा था, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 आवर 25, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 आवर 25। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे जो b की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 आवर 25 एंड a इज इक्वल टू 3 आवर 25। तो ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। तो अगर देखें तो वो क्या कह रहा था, आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिहाजा मैं दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो लिहाजा फिर यही मेरे पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशन फॉर द x एंड y। मीन्स कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व इस तरह करना है कि आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू क्लियर हो जाए, मीन्स कि वो आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन जिसकी लेफ्ट साइड पर भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसी तरह इक्वल की राइट साइड पर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम जरा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 3 सबसे पहले इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, देन मेरे पास -2 आयोटा इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा x से तो मेरे पास आएगा 3x, 3y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 3y आयोटा। -2 आयोटा x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -2x आयोटा। यही -2 आयोटा जब इस y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -2y आयोटा का स्क्वायर। अब इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 इस 2y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 4y आयोटा और ये +2 आयोटा -1 एज इट इज। देन हम यहाँ पे 3x को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ देखें मेरे पास ये दोनों आयोटा वाली टर्म है लेकिन ये आपस में सॉल्व नहीं हो रही। अगर सॉल्व नहीं हो रही लेकिन इसमें ये है कि इनमें आयोटा कॉमन है तो लिहाजा वो आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मेरे पास आएगा 3y - 2x। तो यहाँ देखें 2y और साथ में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास बेसिकली इक्विवेलेंट होता है -1 की, तो वो -1 इस माइनस को हमारे पास कन्वर्ट कर देगा प्लस में। तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास ये 2x बगैर आयोटा वाली टर्म है और यहाँ से -1 बगैर आयोटा वाली टर्म है, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। देन अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 आयोटा और देन मेरे पास ये -4y आयोटा, ये दोनों की दोनों आयोटा वाली टर्म है, मीन्स के बगैर आयोटा वाली और आयोटा वाली मैंने दोनों की दोनों टर्म्स अलग-अलग सेपरेट इकट्ठी कर ली। देन अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 टर्म है जो कि बगैर आयोटा वाली हैं तो इनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो लिखते हैं 3x + 2y। तो लिहाजा ये बगैर आयोटा वाली मेरे पास कहलाएंगी रियल पार्ट और ये जो आयोटा का जो कोफिशिएंट बन रही हैं ये मेरे पास कहलाएंगे इसका इमेजिनरी पार्ट। और उसी तरह यहाँ पे 2x - 1 ये मेरे पास रियल पार्ट और अगर इनमें मैं अगर आयोटा कॉमन ले लूँ जो कि मेरे पास 2 - 4y और साथ में आयोटा, तो ये मेरे पास इसका रियल पार्ट और ये मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट। अच्छा अब यहाँ देखें तो बच्चों आपके पास एक तो रियल पार्ट ये है और यहाँ देखें तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो मिलके हमारे पास ये आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह देखें तो एक रियल पार्ट ये है और एक इमेजिनरी पार्ट है ये है, तो मिलके हमारे पास ये भी आपस में पूरे का पूरा क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के दरमियान आपके पास ये एक इक्वल का साइन है, मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो लिहाजा इनका रियल पार्ट और इनका जो इमेजिनरी पार्ट है इनको हम आपस में इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने से पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, वो लिखने के बाद फिर हम इनको आपस में इक्वेट करते हैं।
तो बाय कंपेयरिंग द क्वेश्चन लिखने के बाद जो इधर वाला जो रियल पार्ट है 3x प्लस 2y हम इसको इक्वल करते हैं इधर वाले रियल पार्ट के, जो कि हमारे पास है 2x माइनस 1 के इक्वलेंट है। और उसी तरह इधर वाला जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट साइड पे जो कि 3y माइनस 2x, इसको इक्वल करते हैं इधर वाले इमेजिनरी पार्ट के, जो कि 2 माइनस 4y है। तो अगर देखें तो कोई इक्वेशन बीच में सॉल्व तो नहीं हो रही, लिहाजा ये दोनों ही सॉल्व हो रही हैं। कैसे सॉल्व हो रही हैं? अगर देखें तो ये x प्लस का इधर आके मेरे पास आ जाएगा माइनस का, इस 2y को अगेन एज इट इज़ और इस माइनस 1 को भी इक्वल के दूसरी तरफ एज इट इज़ ही रहने देते हैं। 3x माइनस 2x डेट इज इक्वल टू 1 टाइम x 2y और ये वाला माइनस 1 एज इट इज़। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ये मेरे पास 3y और ये मेरे पास y, ये भी y की टर्म है, तो लिहाजा इस तरफ आएगी तो ये मेरे पास आ जाएगी प्लस 4y, इस माइनस 2x को एज इट इज़ और इधर वाले 2 को भी हम यहाँ पे एज इट इज़ ही रहने देते हैं। 3y प्लस 4y डेट इज इक्वल टू द 7 टाइम y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह मेरे पास बच्चों ये एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो लिहाजा दो मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x की वैल्यू निकाल लो या किसी y की वैल्यू निकाल लो, किसी एक इक्वेशन में से। जो आपने x या y निकाली होगी आप इसको जिस इक्वेशन में से निकाली होगी उसको छोड़ के आप इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास यहाँ से काफ़ी हद तक आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में से। तो ज़रा देखिएगा कैसे मैं इसको निकालता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मीन्स के इक्वेशन नंबर 1 में से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ, जो तो यहाँ से ज़रा x की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये मेरे पास प्लस 2y इक्वल के दूसरी तरफ जाके मेरे पास माइनस 2y आ गया। तो इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में, मीन 2 में हम इसको पुट करते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इस 2 में मेरे पास ये x आ रहा है। तो इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 7y माइनस 2x आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 माइनस 2y डेट इज इक्वल टू द 2। तो 7y एज इट इज़ माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा प्लस 2 और यही माइनस 2 हमारे पास इस माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा प्लस 4y और ये वाला 2 अगेन एज इट इज़ और ये 7y और ये 4y डेट इज इक्वल टू द 11y और ये मेरे पास प्लस 2 है इक्वल के दूसरी तरफ जाके मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो 11y 2 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू द 0 और ये 11 जब इस 0 से डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो लो भाई इस तरह मेरे पास बच्चों एक वैल्यू क्लियर होगी, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो उसमें से मेरे पास y की वैल्यू क्लियर हो चुकी हुई है। अब मैं क्लियर करता हूँ x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्लियर करने के लिए मैं इसी y की वैल्यू को इस x वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, जो कि मेरे पास है ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन x, मीन के x वाली इक्वेशन में इसको पुट कर रहा हूँ। तो लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, y मेरे पास 0 है। अगर y मेरे पास 0 है तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू बिल्कुल क्लियर होके आ रही है वो मेरे पास आ रही है x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास फिर यहाँ पे आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।